बात होनी चाहिए, बात होनी। अरे क्या बात करोगे, ले आओ बड़े से बड़ा सूरमा, हटा करके दिखा दो रिजर्वेशन इस देश से। रही बात रिफॉर्म की, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बड़े बड़े जो हो गए हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर में और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें रिजर्वेशन छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे, वो छोड़ा के दिखा दो। मन से मैं भी सपोर्ट करता हूं, बट भाई मन को खुश करने को ख्याल अच्छा है। आपको लगता है अभिजीत दीप के अमेरिका से पूरी भीड़ लेके आया था? सौरभ दास ये भीड़ जुटा सकता है? ग्रैंड लेवल पे कौन लोग दिख रहे थे? दो बड़े पेरेंट आंदोलन जीवी जो होते हैं ना इस देश में आंदोलन करने वाले, वो इन लोगों के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार जिस दिन चाह लेगी 50 लोगों की भीड़ भेजेगी यहाँ पे। आप लोग इतने तिलक लगा लगा के आए हो ना, वो इतने बड़े बड़े लगा के आएंगे। आप लोग इतना बड़ा पताका लेके आए हो ना भगवा, वो इतना उससे भी बड़ा लेके आएंगे। आकर के नारे लगाएंगे कि सवर्ण समाज को अलग देश दो। हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में, वहां पे एक आंदोलन हुआ आरक्षण को लेकर के। वो आंदोलन कहा जा रहा है कि आरक्षण हटाने को या आरक्षण पे रिफॉर्म्स करने के लिए वो आंदोलन है। उसको लेकर के मैं थोड़ी सी इस वीडियो में बात करूंगा। थोड़ा सा इस वीडियो में मैं आपको पेसिमिस्ट साउंड कर सकता हूं, थोड़ा सा नकारात्मक लग सकती है वीडियो, थोड़ा सा हारा हुआ मैं साउंड कर सकता हूं। उसे इंटरनेट की भाषा में, स्लैंग की भाषा में ब्लैक पिल कह देते हैं। तो आप ब्लैक पिल, व्हाइट पिल, मुझे कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं ना इस वीडियो में थोड़ा सा सच, या जिसे कहते हैं ट्रूथ बॉम्ब्स फेंकने के प्रयास करूंगा। अब वही होता है कि भाई सच कई बार ना बहुत कड़वा हो जाता है, तो आप थोड़ी सी कड़वाहट या सच, जो भी आप उसे कहना चाहें, वो इस वीडियो से एक्सपेक्ट करिएगा। लेकिन हाँ, तथ्यात्मक रूप से मैं जो चीज़ें बताऊंगा उनको काटा नहीं जा सकता, और मैं चाहूंगा कि तथ्यात्मक रूप से जो लोग काटना चाहें वो कमेंट्स में काटें, उस चीज़ को कोई दिक्कत नहीं है उसमें, भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए। इस मूवमेंट पे बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि देश में कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक पार्टी बन जाती है, ग्रुप बन जाता है। वो भी इसी तरह बना था। तब पृष्ठभूमि क्या थी? नीट में एक घोटाला कह दें उसे, या जानबूझ के किया गया है, गलती से हो गया, पेपर लीक हुआ था और लाखों बच्चों की साल भर की मेहनत, उनका जीवन एक तरीके से दांव पे लग गया था। फिर रीनीट होता है। इस सब के बीच जो हमारे शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनकी छवि पे दाग लग जाता है कि भाई पहली बार तो हुआ नहीं है कि नीट का एग्जाम लीक हुआ हो। 2021 में वो शिक्षा मंत्री बने थे और उसके बाद से लगातार 50 एग्जाम स्टेट के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे कभी लीक हो जाते हैं, कभी कैंसिल करना पड़ जाता है। तो तमाम तरीके की ऐसी चीजें हुई थी। तो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के लोगों के बीच में गुस्सा था, उबाल था। उस चीज को ये कह दें कि मोनेटाइज करना चाहा या पॉलिटिकली मोनेटाइज करना चाहा एक व्यक्ति ने या ग्रुप ऑफ पीपल ने। नाम था अभिजीत दीप के, सौरभ दास, अभिषेक रंका, ये इस तरीके के बहुत सारे और लोग थे, और भी थे इनके साथ, विजेता दहिया वगैरह। फिर ये टूटते चले गए, जुड़ते चले गए, जो भी हुआ। कुल मिला के एक तरीके से ऐसा लगा था कि मीम पेज एक बना है कॉकरोच जनता पार्टी। उसी के बीच हाँ, बात ये भी थी कि हमारे CJI महोदय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने कुछ ऐसा बोल दिया था कि लोग तो कॉकरोच होते हैं, या उस चीज ने और उबाल मार दिया। तो ये सब चीजें, सारे मुद्दे जब मिल गए थे, तो CJP का उससे उदय होता है, जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसमें अभिजीत दीप के, जो ये बंदा अमेरिका में रहता था, वो आता है वहां से। कुछ लोगों ने बोला कि डिपोर्ट कर दिया, कुछ कह रहे निकाल दिया, ये है वो है, कुछ ऑफिशियल नहीं था। पॉइंट ये है कि ये बंदा आया एयरपोर्ट पे, बाबा साहब की एक ऑटोबायोग्राफी लेके, फोटो लेकर के वो आता है, आकर के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करता है। पहले शुरुआत में इनका जो प्रोटेस्ट होता है उसको तूल नहीं मिलता, फिर ये अलग अलग देश के हिस्सों में जाकर के प्रोटेस्ट करने लगते हैं। फिर इनको समझ आता है कि भाई हमको एक चेहरा चाहिए होगा। फिर ये सोनम वांगचुक को बुलाते हैं। सोनम वांगचुक जो ठीक ठाक चर्चित चेहरा है भारत में, भैया वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि भैया धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। उनकी मेन मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमें। तुमने रीनीट करा दिया, कोई बात नहीं, तुम जांच कर रहे हो, कोई बात नहीं, हमें प्रधान का इस्तीफा चाहिए। वो मतलब अर्जुन ने जैसे मछली की आंख दिख रही थी, या जो घोड़ा तो होता है वो प्रॉपरली फोकस्ड रहता है अपने विजन पे, अपने गोल पे, उस तरीके से सोनम वांगचुक, ये पूरी टीम, ये CJP फिक्स्ड थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इंस्टाग्राम के एक मीम पेज से शुरू हुआ एक प्रोटेस्ट कह दें या एक मीम पेज ही कह दें, मजाक शुरुआत में तो देखा गया था उसे, वो मजाक इतना बड़ा बन जाएगा और वो देश व्यापी आंदोलन का रूप ले लेगा, जो कि ले लेता है। सब कुछ होता है भैया। CJP पत्थर भी चलाते हैं, इनकी तरफ के अराजक तत्व, या फिर पुलिस इन पे जो लाठियां चलाती है, ये कहते हैं कि छात्र पे। कुल मिला के क्लैश हुआ, सब कुछ हुआ। अंत ये निकला, एक सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में सक्सेसफुल हो जाती है। जब ये पूरा चल रहा था तो एक सो कॉल्ड न्यूज चैनल ने डिबेट ऑर्गेनाइज करनी शुरू करी कि जब आप शिक्षा पे इतनी बात कर रहे हैं, नीट पे इतनी बात कर रहे हैं, तो आप आरक्षण पे क्यों बात नहीं करते हैं? ये सवाल CJP से शुरू हो गए। व्हाट अबाउटरी। पहली बात तो भाई वो अपने आप को लेफ्टिस्ट कहते हैं, या वो बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर अपने आप को कहते हैं, जिन्होंने एक तरीके से आरक्षण की नींव रखी थी इसमें, देश में। तो भाई वो क्यों आरक्षण के अगेंस्ट बोलेंगे? वही बात है कि व्हाट अबाउटरी में कुछ भी कहना शुरू कर दूं, कि मैं मुसलमान को बोलना शुरू कर दूं किसी को, तू इस्लाम के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलता है? अरे भाई वो क्यों बोलेगा? वो एक मुसलमान है, वो इस्लाम के अगेंस्ट क्यों बोले? मैं ईसाई को बोलूं तो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलता है? नहीं होता है सर, ये सब व्हाट अबाउटरी
करने में अच्छा लगता है, कैमरे पे बोलने में अच्छा लगता है, रील अच्छी कटती है, वही नायक पिक्चर वाली बात है कि प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा ही यहां पर भी हुआ। लेकिन इस पूरे ने एक चिंगारी जागृत कर दी और कुछ लोगों ने सोचा, ग्रुप ऑफ पीपल ने सोचा कि हाँ जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, RHA करके, रिजर्वेशन हटाओ करके जो भी था वो इंस्टाग्राम पे एक मुहिम शुरू होती है कि भाई वहां पे एक पेज बना, उस पे भी इसी तरीके से फॉलोअर आने शुरू हो गए जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर आ रहे थे। और फिर एक देशव्यापी आंदोलन यहां पे भी बनाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अब जब रिजर्वेशन को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ तो वो न्यूज चैनल कहीं पे दिखाई नहीं दिया, ये सबसे मजेदार चीज थी। वो सत्ता को कवर फायर दे रहे थे उस टाइम पे। अब तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसका वो चैनल है, कौन लोग हैं। तो कुल मिलाकर के बात कि सीजेपी जैसे ही मॉडल पर चलकर ये वाला भी एक आंदोलन खड़ा होता है कि भाई क्यों हम अपनी मांग क्यों नहीं रख सकते। उसके बाद इसमें भी 2-3 चीजें ऐसी थी, यूजीसी को लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे उसको लेकर के सवर्ण समाज या जनरल कास्ट में थोड़ा सा गुस्सा है। रिजर्वेशन को लेकर के तो गुस्सा है ही कि भाई ना आप रिफॉर्म कर रहे हो और उल्टा बढ़ाने की बातें और कर रहे हो, प्राइवेट में और देने की बातें कर रहे हो, SC/ST एक्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ये सब चीजों ने, जैसे वहां पे 2-3 मुद्दे थे ना कि नीट का मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान से थोड़ी सी वो, और CJI ने बोल दिया कॉकरोच, ये सब मिलाकर के एक आंदोलन बना था। यहां पे भी एक आंदोलन बन जाता है ये सब चीजें मिलाकर के। हाल ही में 21 अगस्त को उसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ। पहले तो जब 2-3 बार प्रोटेस्ट करने की, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने की मांग की गई तो दिल्ली पुलिस ने उसे कैंसिल कर दिया। इस बार हो जाता है वो प्रोटेस्ट, ठीक ठाक लोग भी आते हैं। पॉइंट ये है कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं और मैं जो ट्रूथ बॉम्ब्स की बात कर रहा था, मैं भी, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि मैं भी जातिगत आरक्षण को लेकर के मैं उसके विरोध में रहता हूं कि सीधी बात है भाई, केवल जाति के आधार पर आप किसी को आरक्षण नहीं दे सकते। कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, सोशल लेवल पे कमजोर हो सकता है, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, जो कहने को तो वो अपर कास्ट हैं लेकिन कहीं पे अगर वो कम है या वो उनके लोग आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है तो हो सकता है वो शोषित हो वहां पे, या वो भी सोशल स्ट्रक्चर में नीचे आते हों। नाम ही तो है, मैं पैदा हो गया हूं किसी ब्राह्मण परिवार में, त्यागी परिवार में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज के समय में 2026 में मैं अपने आप को अपर कास्ट या सो कॉल्ड सवर्ण कह सकता हूं। नहीं भाई, डिपेंड करेगा बहुत चीज़ों पे। मेरे पास मैन पावर, मनी पावर कितना है, आज के समय में मनी इज पावर, तो वो वाली चीज़ें होती हैं। तो टेक्निकली मैं जातिगत आरक्षण के विरोध में रहता हूँ। आरक्षण मिलना चाहिए भाई जिसको नीड है। जाति के आधार पे भी अगर आप दे रहे हो, SC/ST में भी उनको दो जिनको सच में नीड है। डॉक्टर के बच्चे, प्रोफेसर्स के बच्चे, चांसलर्स के बच्चे, DM के बच्चे, CMOs के बच्चे, वो आरक्षण ले रखे हैं। तो ये कुछ रिफॉर्म की जरूरत है, सीधी सी बात है, इस पर तो सब एग्री करेंगे। लेकिन जहां बात आती है ना रिजर्वेशन हटने की, तो आप मुझे ब्लैक पिल कहो वही या व्हाइट पिल कहो, मुझे नहीं लगता कि रिजर्वेशन नाम की चिड़िया उड़ने वाली है इस देश से। नहीं हटेगा भाई, अगले 10 साल 20 साल, मुझे तो लगता है 50 साल भी नहीं हटेगा। उसके पॉलिटिकल कारण अगर आपको जानने हो तो मैंने ट्वीट किया था बड़ा लंबा चौड़ा सा, उसको लेकर के मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, पॉज करके या तो आप पढ़ लेना या फिर आप ट्विटर पे जाकर के पूरा पढ़ सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं राजनीतिक स्तर पर नहीं, आंदोलन के स्तर पर बताना चाहूंगा कि क्यों ये आंदोलन भाई मुझे बिखरा बिखरा सा लग रहा है, या क्यों भाई मैं पेसिमिस्टिक लगेगा थोड़ा सा, बट क्यों ये टूट सकता है या टूटने की बहुत आसान चांस है इसके, बहुत बहुत अस्थिर है ये। उसका कारण यह है कि आप आंदोलन समझिए सबसे पहले कि आंदोलन क्या होता है, आंदोलन कैसे होते हैं भारत जैसे देश में खास करके। आपको लगता है कि इन आंदोलनों में जो भी हुआ था, CJP का हुआ था या इससे पहले भी जो होते रहे हैं, CA को लेकर के आंदोलन किया था लोगों ने, और भी पहले भी होते रहे हैं, आपको लगता है आंदोलन में कैसे लोग जाते हैं जो 9 to 5 लैपटॉप लेकर के कोड करने वाले, या क्लरिकल में काम करने वाले, अकाउंटेंट, या फिर नॉर्मल जो अपना काम करते हैं लोग, चाहे वो फूड डिलीवरी करने वाला हो बाइक पे, या कैब चलाने वाला हो, या कोई दुकान चलाता हो परचून की, या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करता हो व्यक्ति, फैक्ट्री चलाता हो, आपको लगता है वो लोग आंदोलन में जाते हैं? जाते होंगे, एक दिन जाते होंगे, शाम को 5 बजे 6 बजे, शाम को 8 बजे चले गए घूमने परिवार के साथ, हमारा भी समर्थन है, गए थे वो लोग। लेकिन मेजॉरिटी लेवल पे कोई आंदोलन कौन करता है, भीड़ कौन जुटाता है, भीड़ जो दिखती है हमें इतनी ग्रैंड, वो किसकी होती है आपको पता है? ज्यादातर उसमें सो कॉल्ड छात्र होते हैं। सो कॉल्ड क्यों कह रहा हूं समझ जाओगे आगे, और बुरी लगे या भली लगे भाई बता देता हूं, भीड़ हमेशा ठलुए इकट्ठी करते हैं। और इस देश में ना ये सो कॉल्ड छात्र और ठलुओं को एकत्रित करके भीड़ जमाना केवल 2 तरह की या 2 ऑर्गेनाइजेशंस को आता है मूल रूप से, और वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और दूसरी है CPI यानी कि लेफ्ट फ्रंट, आप उसको टोटली कह सकते हैं। एग्जांपल्स लेकर के बता देता हूं। 2011-12 में एक बहुत तगड़ा आंदोलन हुआ था, इस दशक का या 2-3 दशक का सबसे बड़ा आंदोलन अन्ना आंदोलन था। रामदेव जी भी जुड़े थे उसमें, बहुत बहुत तरह के लोग जुड़े थे, एंटी करप्शन, बाहर से पैसा वापस लाएंगे, ऐसे तमाम तरीके के उसके भी गोल्स थे। क्या लगता है उस आंदोलन में भीड़ जो आई थी, कौन लाया था, कौन थे वो लोग?
आप अगर दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, उन आंदोलनों में आप पहुंचे होंगे तो आपको पता होगा कि भीड़ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आरएसएस या उसकी शाखाओं द्वारा ही लाई गई भीड़ थी, वेल अरेंज्ड भीड़ थी। एबीवीपी आपने नाम सुना होगा, देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ है। और आपको पता है पॉलिटिक्स जो होती है ना, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स कम और सो कॉल्ड स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, चाहे वो किसी भी साइड के हो, चाहे वो एबीवीपी के हो, एनएसयूआई के हो, एसएफआई के हो, आईसा के हो, किसी के भी हो। इनमें पढ़ने वाले छात्र नहीं, राजनीति करने वाले छात्र ही ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें सो कॉल्ड स्टूडेंट्स कहा था, जो भी प्रोटेस्ट में जाते हैं किसी भी तरह के। एबीवीपी के भी कोई दूध के धुले नहीं। आपको लगता होगा कि अरे हम राइट विंगर है तो हमारी साइड के एबीवीपी, ना भाई, जाकर के देखो डीयू में कौन कर रहे हैं एबीवीपी की राजनीति। और हर स्टूडेंट यूनियन का यही हाल है। तो इस अन्ना आंदोलन में, रामदेव आंदोलन में, इवन निर्भया का जो रेप हुआ था दिल्ली में, बर्बरता हुई थी, हत्या हुई थी उस लड़की की, उसके आंदोलन में मूल रूप से, क्योंकि वो मुद्दा ऐसा था, वो तो लेफ्ट राइट सबको एक कर देने वाला मुद्दा था, लेकिन मूल रूप से उसमें भी आरएसएस और उसके लोगों ने डायरेक्टली नहीं दिखते, यही तो खूबसूरती होती है ना। आरएसएस की भी यही खूबसूरती है और लेफ्ट फ्रंट की भी है कि आपको डायरेक्टली टॉप के लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन आप बॉटम पे जाओगे ना, आप वो छोटे छोटे लोग जो वहां पे घूम रहे हैं अपनी 50 लोगों की फॉलोइंग के साथ, 500 लोगों की फॉलोइंग के साथ, या इवन 5000 भी ज्यादा बड़ी फॉलोइंग नहीं होती ऐसे आंदोलन में, वो आप देखोगे ना, वो कहीं ना कहीं इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। उसके बाद आप आज आ जाओ, यानी कि जब सरकार आ जाती है बीजेपी की, क्या लगता है सीए के आंदोलन में कौन था? मुसलमान तो थे मेनली, लेकिन वहां पे कौन थे ज्यादातर? यही एसएफआई के, आईसा के लोग थे। लाल लाल झंडे, उन्हें जब लाल झंडे दिखाने होते हैं तो वो लाल दिखाने लगते हैं, जब उन्हें तिरंगा दिखाना होता है तो वो तिरंगा दिखा देते हैं। यही टेक्निक है। ये टेक्निक आरएसएस को भी आती है वैसे, कहां पे भगवा ध्वज दिखाना है और कहां पे तिरंगा दिखाना है। आपको याद होगा कि अन्ना के आंदोलन में, रामदेव के आंदोलन में भगवा ध्वज उतना नहीं दिखता था, तिरंगा ज्यादा दिखता था। और यही कमी थोड़ी सी आ रही है इस रिजर्वेशन आंदोलन में, उसकी आगे बात करूंगा। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि सीए की जो मैं बात कह रहा था कि सीए में यही थे, आईसा के लोग थे, एसएफआई के लोग थे जो भीड़ जुटाते हैं। और ठलुओं की कमी उनके पास भी नहीं है, बेरोजगारों की कमी उनके पास भी नहीं है। इसी तरह बात कर लो मूल रूप से इस सबसे लेटेस्ट की, कॉकरोच जनता पार्टी। आपको लगता है अभिजीत दीप के अमेरिका से पूरी भीड़ लेके आया था, या सौरभ दास ये भीड़ जुटा सकता है, अभिषेक रंका जुटा? नहीं भैया। आप मूल रूप से देखो वहां पे ग्रैंड लेवल पे कौन लोग दिख रहे थे, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आईसा, एसएफआई, इन्हीं लेफ्ट फ्रंट की ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, क्योंकि यही भीड़ जुटा पाते हैं। जो कामकाजी व्यक्ति जा रहा था वही घूमने शाम को जा रहा था कि हाँ समर्थन है, या स्विगी से बर्गर भेज दिया है, सामान भेज दिया, ठीक है, उनका भी अगर सपोर्ट था, इस तरीके से वो कर रहे थे, मैं उन्हें नीचा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन वहां पे पहुंचने का काम वो व्यक्ति नहीं कर सकता जो 9 to 5 जॉब करता है, या वो स्टूडेंट भी जिसको पढ़ाई करनी है, शाम को 3 बजे कॉलेज खत्म होता है, उसके बाद असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, पेपर की तैयारी करनी होती है, नहीं कर सकता कोई स्टूडेंट ये कि वहां पे जाकर के बैठ जाएंगे। थे वही लोग, एसएफआई वाले, आईसा वाले, लेफ्ट फ्रंट वाले। अच्छा, आप इसमें एक वो कह सकते हो कि भाई देख, अभी किसानों का आंदोलन भी तो हुआ था, उसमें तो ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी ना वैसी थी, वो बड़ा मजेदार था। वो मजेदार इसलिए था कि उसके भी आप गुड़ में या जड़ में जाओगे ना तो आपको मिलेगा क्या? किसान तो भाई वहां पे कितने बैठे थे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हाँ किसान थे वो नाम के, उनके नाम बहुत सारी जमीन है, ठीक है, बट बात यह है कि वो उस जमीन के या तो ओनर हैं या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग हैं। राकेश टिकैत जैसे लोग, वहां पे भी लेफ्ट पूरा पहुंचा हुआ था। और वो किसान कौन थे? जिनके पास एकड़ों में जमीन है, और उन जमीन पे भैये लोग, है ना, भैये बिहारी जो कह दिया जाता है यूपी बिहार के, वो उस पे मजदूरी करते हैं, वो असली किसानी करते हैं, वो लोग तो मालिक हैं, आकर के बैठ गए। तो टेक्निकली, टेक्निकल लैंग्वेज अगर मैं कहूं तो किसान आंदोलन में भी बैठे ठलुए ही थे। तो किसी भी आंदोलन का जो बेस होता है ना, जो जड़ होती है, वहां पे कोई कामकाजी मिडिल क्लास या अपर क्लास को तो जरूरत ही नहीं होती आंदोलन करने की। मिडिल क्लास नहीं करता कोई आंदोलन, इवन गरीब भी नहीं करता। अरे उसे दिहाड़ी लगानी है भाई, वो आलू बेच रहा है, टिक्की का ठेला लगा रहा है, गुब्बारे बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, आइसक्रीम का ठेला लगा रहा है, वो मिडिल क्लास नौकरी कर रहा है, उसके पास कहां टाइम है आंदोलन में जाने का। अब आ जाते हैं इस पे घूम फिर के जो बात की, रिजर्वेशन वाला जो आंदोलन है, जो भीड़ आई, बहुत अच्छी बात है, लोग आए, मेरे को मेरा भी पूरा समर्थन है कि ठीक है भाई, होना तो चाहिए, मैं तो भी यही चाहता हूं। हाँ, मेरी डायरेक्ट ये मतभेद है कि मुझे पता है होना कुछ नहीं है, रिजर्वेशन की चिड़िया नहीं उड़ने वाली। वहां पे मौजूद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम उड़ा देंगे, नहीं उड़ा सकते, उसके बहुत सारे कारण हैं यार, छोड़ो, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, आरएचए की जो मैं बात कर रहा था, ये क्यों टूट जाएगा? क्योंकि आप देखिए, इसके ऊपर जो एक, मैंने कहा ना कि हर आंदोलन के ऊपर जो एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनके ऊपर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है?
एबीवीपी में अपने छात्र क्यों भेजेगा? आप उन्हीं की सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो। आरएसएस क्यों भेजेगी इसमें अपने लोग? हाँ, कुछ लोग होंगे जो अपने आप को कह देंगे हम भी आरएसएस से जुड़े हैं, बट आरएसएस का मूल रूप से ऊपर से सपोर्ट नहीं है आपको, ना उनकी शाखाओं का। बजरंग दल, वीएचपी, उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस अपने लोग क्यों भेजेंगी इसमें? एक तो ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा कि नाम से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम से किसी को वहां नहीं भेजना है। कोई इंडिविजुअली जाता भी है तो उस पर कैसे नजर रखनी है, उसका क्या करना है, ये ऑर्गेनाइजेशंस कर लेती हैं अपने आप। तो ना इधर का सपोर्ट है, और उधर की बात कर ले तो लेफ्ट फ्रंट तो आपको क्यों ही सपोर्ट करेगा भाई? वो एसएफआई, वो आईसा, वो तो प्रो आरक्षण है, वो तो झांकेंगे भी नहीं आपके आंदोलन में। तो टेक्निकली दो बड़े पेरेंट आंदोलन जीवी जो होते हैं ना इस देश में आंदोलन करने वाले, वो इन लोगों के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे भीड़ है। अभी वो है क्योंकि उसमें अभी ना कुछ कामकाजी लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक दिन का, एक हफ्ते का आंदोलन होगा। कुछ होंगे कामकाजी, ज्यादातर उसमें भी, अब बुरा लगे भला लगे, हैं भाई ठलुए और छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं। इन छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ये मैं आगे बता दूंगा। पॉइंट ये है कि आप वहां पे कितने दिन बैठ जाओगे, या जनरल सवर्ण जो कि मेनली मिडिल क्लास है वो वहां पे कितने दिन बैठ जाएगा? 10 दिन, 20 दिन? उसके बाद जॉब पे जाना है ना, अगर आपके पास जॉब है तो। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से ऐसी से जुड़े होगे, टॉप वाली जो मैंने बताई, या फिर उन ऑर्गेनाइजेशन से जो अभी यहां पे हैं। अब आते हैं इस वाली चीज पे कि यहां पे कौन है। यहां पे छोटे छोटे दल हैं। एग्जाम्पल मतलब कुछ भी ले लो, जो नाम के होते हैं कि भाई राजस्थान ब्राह्मण सेना, यूपी करणी सेना, बिहार राजपूत सेना, दिल्ली वैश्य सेना, हरियाणा हिंदू आंदोलन, मतलब कुछ भी XYZ, आप समझ रहे होगे मैं किस किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूं, जिनके पेरेंट राइट विंग की बात करें या हिंदू विंग की हम बात करें, जिनका पेरेंट आरएसएस, बीडी, वीएचपी ये नहीं है। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, 1000 लोग ला सकती हैं, 2000 लोग ला सकती हैं वो, है ना। उससे ज्यादा वो भी कैसे ले आएंगे यार भर भर के? उनके पास कितना पैसा है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के, जो स्टेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जिला लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, कहां से पैसा लाएंगे वो लोग? अपनी जेब से लगा देगा कोई? चलो लगा देगा बिजनेसमैन कोई, कितना लगा देगा, कितने समय तक लगा देगा? जो वही बात है ना, वहां पे जो सीजेपी वाले बैठे थे उनके टॉप पे कौन बैठा था? लेफ्ट फ्रंट जैसे लोग। फंडिंग है भर भर के, नहीं है सत्ता में तब भी है। उसी तरह आरएसएस या पीएचपी, बीडी, ये बीवीपी जब कोई प्रोटेस्ट करती है तो आरएसएस की फंडिंग है। आरएसएस की फंडिंग कहां से और कितनी है वो तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे जो आरएचए, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन वाले जो बैकफुट पे आ जाते हैं, वो यहीं पे है कि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या और कितना कर लेंगी। और चलो कर लिया तो मैंने एक थोड़ी सी कड़वी बात बता देता हूं दोस्तों, ऐसे प्रोटेस्ट्स को इन्फिल्ट्रेट करना बहुत आसान होता है और हो जाएगा। आप बैठो वहां पे, मैं कहता हूं पूरा सपोर्ट है भाई मेरा, एक हफ्ता नहीं, एक महीना, एक साल बैठे रहो वो किसानों की तरह। आप देखना जिस दिन सरकार को लग गया ना कि ये नाक में थोड़ा सा भी कील की तरह मेरा काम कर रहे हैं, आप देखिएगा कितने प्यार से प्रोटेस्ट इन्फिल्ट्रेट कराए जाते हैं। क्योंकि वही है कि छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को जानता तक नहीं है। उनका एक वो है कि हमें रिजर्वेशन हटाना है इसलिए वो आए हैं। टेक्निकली तो किसी को क्लियर भी नहीं है कि अभी क्या चाहिए, मांगे तक क्या है वो तक क्लियर नहीं है। यही चल रहा है कि हमें बातचीत करनी है, इस पर भी बात होनी चाहिए, बात होनी। अरे क्या बात करोगे, क्या बात करोगे? रिजर्वेशन हटाओगे या रिफॉर्म करोगे? हटेगा तो है नहीं, लिख के ले लो, ले आओ बड़े से बड़ा सूरमा, हटा करके दिखा दो रिजर्वेशन इस देश से। और ये मैं कोई चैलेंज नहीं फेंक रहा हूं, कोई भी नहीं कह रहा हूं, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं बट सच कह रहा हूं। रही बात रिफॉर्म की, तो रिफॉर्म में क्या करोगे? पहली चीज जो मैं भी बिलीव करता हूं उसमें कि हाँ भाई, ये बड़े बड़े जितने भी आईएएस हैं, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े जो हो गए हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर में और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें रिजर्वेशन छोड़ना चाहिए। आपकी ये मांग होगी, नहीं छोड़ेंगे वो, छोड़ा के दिखा दो। आपकी टक्कर सीधा ब्यूरोक्रेसी से होगी और टॉप टियर, टॉप क्रीम जो इस देश की है उससे होगी, डॉक्टर से, चांसलर से, यूनिवर्सिटीज के। और आप उन्हें कह रहे हो कि आरक्षण छोड़ दो। अरे यार मतलब मजाक है क्या? चूरन चटाने वाली बात है। एक सरकार, एक पार्टी दिखा दो जिसमें इतना गूदा हो कि ब्यूरोक्रेसी से और इन टॉप के लोगों से आरक्षण हटवा के दिखा दे, इनसे खुद से आरक्षण छुड़वा के दिखा दे। तो ये वही है भाई, बुरा लगेगा बट चूरन चटाने वाली बात है। ये दोनों ही मांग, इनका कोई बेस नहीं है। मन से मैं भी सपोर्ट करता हूं, बट वही गालिब मन को खुश करने को ख्याल अच्छा है, बट ख्याल ही अच्छा है बस। अब आते हैं फिल्ट्रेट वाले जो मैंने बात कही थी, बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे। फिल्ट्रेट कैसे किया जाएगा? सरकार जिस दिन चाह लेगी 50 लोगों की भीड़ भेजेगी यहाँ पे, इसी तरीके की कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के, इसी पार्टी की कोई छुन्नू ऑर्गेनाइजेशन होगी। आप लोग इतने तिलक लगा लगा के आए हो ना, वो इतने बड़े बड़े लगा के आएंगे।
आप लोग इतना बड़ा पताका लेके आए हो ना भगवा, वो इतना उससे भी बड़ा लेके आएंगे, कर देंगे। क्योंकि यही मैं कह रहा हूं ना, तरीका होता है। बुरी लग रही होगी मेरी बात, बट ये कड़वी है बट सच है। वो आएंगे आपके आंदोलन में और वहां आकर के नारे लगाएंगे कि सवर्ण समाज को अलग देश दो, हमें अपना देश चाहिए, हमें अपनी भूमि चाहिए। और वहीं पर प्रेजेंट कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ चंद इंडिविजुअल्स उस चीज में उनका सपोर्ट करेंगे, देखिएगा। और उसके बाद इसी सोशल मीडिया पे यही पार्टी, यही ऑर्गेनाइजेशंस जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, टॉप वाली, ये उसको कुछ और बयानों के साथ मिला करके दिखाएंगे कि देखो ये है इनका असली चेहरा। क्योंकि इसी आंदोलन से जुड़े कुछ लोग इस तरीके की बातें कह चुके हैं पहले कि वी वांट अनदर कंट्री फॉर जनरल कॉज जीसीज, ठीक है। उन दोनों को मिला करके दिखाया जाएगा। जो सोच रहे हो ना कि मीडिया कवर क्यों नहीं कर रहा, तब करेगा मीडिया कवर, देखना। इन सभी चैनलों पे इतने बड़े बड़े पोस्टर दिखाए जाएंगे, तुम्हारी फोटोज लगाई जाएंगी। एक तरफ ये बोल रहे हो कि देखो इसने भी ये बोला कि हमें अलग कंट्री चाहिए, ये लोग भी ये बोल रहे हैं कि अलग कंट्री चाहिए, तो इन लोगों में और शर्जील इमाम में क्या अंतर है? इन लोगों में और उमर खालिद में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ये गद्दार हैं, ये जिहादी हैं, ये सोरोस की फंडिंग है, सीआईए की फंडिंग है, कुछ भी हो जाएगा भाई। यही पत्रकार, यही सवर्ण जनरल कैटेगरी के पत्रकार जो बैठे हुए हैं न्यूज रूम्स में, तब कवर करेंगे इस प्रोटेस्ट को, देखना तुम, करेंगे। तुमको सीआईए एजेंट, सोरोस एजेंट बोलेंगे, ये पक्की बात है भाई। जिस दिन सरकार ने चाह लिया, ये फिल्ट्रेशन सीजेपी जैसी जगह नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है कि नसीरुद्दीन शाह ने कहा था ना चमत्कार फिल्म में कि मैं तो बिगड़ा हुआ हूं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे आप? बदनाम को क्या बदनाम करोगे बे? सौरभ दास को तो पहले से ही तुम लोग कह रहे थे कि ये तो उमर खालिद का आदमी है, ये है, वो है। उसको तुम क्या कह दोगे? और ज्यादा देश विरोधी। उस आंदोलन में नारे भी लग जाते कि देश से आजादी, भारत में आजादी है, वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लोग उसको भी जस्टिफाई कर लेते। बात यह है कि ये आंदोलन इसी तरह फंस रहा है कि ना आप इधर के हो ना आप इधर के हो। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे तो क्या ही जाऊंगा कि फिर वही बात बोल दूंगा कि वहां पे जितने 90% पहुंचे थे ना, ये मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा हूं, बट फैक्ट है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये पहुंचे थे 90%। अगले साल चुनाव में उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, गुजरात में, जहां जहां चुनाव है, कमल का बटन दबाएंगे 90%। और बाकी का 10% क्या करेंगे? वो ना केवल बटन दबाएंगे बल्कि प्रचार तक करेंगे भाजपा का। करेंगे भाई, चाहे पैसा लेकर चाहे फ्री में, क्योंकि बात वही आ जाती है घूम करके। तो किसको वोट दे, ऑप्शन क्या है? ये वो ऑप्शन की बात नहीं है, वो ये मैं राजनीति करना नहीं चाहता इस वीडियो को, मेरे ट्वीट आप पढ़ लेना जा करके। और इन छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक और प्रॉब्लम ये होती है जो मैं बताता हूं कि न केवल इस आंदोलन को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन्फिल्ट्रेट करना बहुत आसान होता है। और भाजपा इसमें एक्सपर्ट है, आरएसएस इसमें एक्सपर्ट प्रो मैक्स है। थोड़ी सी ये बुरी लगेगी बट ये भी सच सही है भाई। आप लोग जो पॉलिटिकली अवेयर लोग होंगे वो समझ जाएंगे। ये जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, इन्हें खरीद लेना या मतलब तोड़ देना बहुत ही आसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जो लोग होते हैं, ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, वो खराब होते हैं, बिकाऊ होते हैं, ये होते हैं, बट भाई वही चीज होती है, जब होप नहीं दिख रही होती तो आप चीजों को अबेंडन कर देना या बिक जाना आसान समझ लेते हो, और वो आसान रास्ता होता भी है। और दिक्कत वही होती है कि जब आपके पास दो ऑप्शन हो, या तो आप बिक जाओ या आप मर जाओ। होता है, यही होता है राजनीति में। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इस चीज में एक्सपर्ट है भाई। यार इस पार्टी ने 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी पार्टियां तोड़ी हैं। सोचो, आरएसएस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो तुड़ाई में एक्सपर्ट है, चाहे वो चाट के करना पड़े या जैसे भी। आरएसएस को लेकर के मैंने आपको कई बार बताया है कि कैसे काम करती है। जब जो पावरफुल होता है उसकी चाटनी शुरू कर देती है आरएसएस। 1925 से 47 तक गोरों की चाटी। उसके बाद गांधी की मौत का जब आरोप लगने लगे तो एक समय के बाद गांधी को बाप बना लिया था। गांधी पहले गांधी के विरोधी थे, फिर राष्ट्रपिता हो गए थे, फिर गांधी की चाटी। आज बाबा साहब अंबेडकर बाप हैं। तो आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो साम दाम दंड भेद करना जानती है, पहले आपकी चाटेंगे, आपको प्यार से अपनी तरफ ले लेंगे। खींचे ना, कांग्रेस के सारे आइकन्स खींच लिए ना। सरदार पटेल कांग्रेसी अपने में ले लिए, मोहनदास गांधी अपने में ले लिए, अंबेडकर अपने में ले लिए। ये होता है तरीका। तो आरएसएस को ये आता है, भाजपा को खरीदना आता है, तोड़ना आता है। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है भाई। फंड्स की कमी, लोगों की कमी, स्ट्रक्चर की कमी, थिंक टैंक्स की कमी, हर चीज की कमी। आप सोचिए ना भाई, क्यों कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग बिकाऊ हैं, फिर वही बात, लेकिन आप समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाना बहुत आसान होता है। स्ट्रक्चर आपको बता रहा था कि कैसे किसी भी आंदोलन का स्ट्रक्चर तोड़ा जा सकता है, या कोई भी आंदोलन कैसे बनता है या कैसे टूटता है। जो भी, मैं कुछ डिमोरलाइज करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं कोई ब्लैक पिल नहीं फेंक रहा हूं, मैं बस भाई
मैंने कहा ना, इस चीज में, इस पूरी वीडियो में मैंने जितने भी फैक्ट बोले, चीजें बोली, वो अगर आपको तथ्यात्मक रूप से गलत लगती हो कि नहीं भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं होगा, सरकार फिल्ट्रेट नहीं करेगी, बहुत आसानी से करेगी भाई। मैं कौन हूं? मैं छोटा सा ब्रेन हूं भाई, मैंने ये टेक्निक बता दी कि ऐसे फिल्ट्रेट किया जा सकता है। सरकार के पास तो और 10 तरीके हैं। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं ना इन ऑर्गेनाइजेशंस में, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनकी वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे, यूं केस लगेंगे उन पे, यूं। SC ST एक्ट, नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल, पुलिस घर से उठा करके ले जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। है ये सच, बुरा लगेगा, इस पे आप दे दो मुझे गाली, बट फैक्ट है ये। किससे लड़ रहे हो? देश का कानून देखा है? सबसे पहले तो वही वाली बात है कि आप जिससे लड़ रहे हो ना उसके पास एक शील्ड है पहले से, ठीक है? उस शील्ड को तोड़ने की तो सोचो, बाद में तो तुम अंदर घुसोगे। ऐसी ऐसी मैं कह रहा हूं ना कि आप खुद इतने सबूत छोड़ रखे हैं लोगों ने कि यूं FIR हो सकती हैं और खत्म, फुफ गॉन, ऐसे करके आंदोलन या जो भी। फिर वही बात मैं बार बार रिपीट करूंगा, डिमोरलाइज करने वाली बात नहीं है, फैक्ट है ये सब। कानून उस तरीके के बन गए हैं देश में, है। आपके पास ऑप्शन क्या है? लास्ट में वही बात आ जाती है, नीचे कमेंट भी कर देंगे लोग, भाई तो ऑप्शन क्या है? मैंने कहा ये मेरा ट्वीट पढ़ लेना जाकर के, 3 ऑप्शन मैंने बताए हैं, क्यूट कह दूं या जो भी उन्हें कहो कि अंधे की लाठी आखिरी, वो है। तो ये था पूरा आंदोलन को लेकर के मेरे विचार। मैंने इस पे थोड़ा सा बोलना था, जितना भी मैंने बोला, मुझे नहीं पता कितने मिनट बोला है। आपको जो भी लगता है अपने विचार कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए। और हो यार, आंदोलन में तो साथ हूं भाई, मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, जातिगत आरक्षण का मैं विरोधी हूं, सीधी बात है, बट नहीं उड़ेगी यार ये चिड़िया भाई। पेसिमिस्ट कह सकते हो आप मुझे, ब्लैक पिल कह सकते हो, नहीं होगा कुछ।